ये ले ले सामान, में वॉशरूम गई है। नहीं, ये है बस। और देख, उस पे देखे, वलीद वाले डेस्क पे देखे, उधर पड़ा हो। इनू ज्यादा जरूरत है सर पैसे। हाँ जी, सारा दिन गेमा खेलता है बैठ के। सर फैसल, आपकी क्लास इतनी डिसोबीडियंट है ना, कसम से। मैंने कहा आपकी क्लास बहुत डिसोबीडियंट है। क्या सर, वो इफ्रा मैरिड है? अच्छा, जी गुड इवनिंग सर। आवाज़ आ रही है बेटा मेरी आपको? मेरी आवाज़ आ रही है आपको सर? जी सर, आवाज़ आपको क्लियर है मेरी? सर, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं?
फैसल इधर आए जरा, 1 मिनट इधर आए जरा। ये देखें स्टूडेंट, देखिए आप। हाँ जी, आवाज आ रही है बेटा आपको शायद? है 15 को मंडे है। सैम्पल साइज कैलकुलेशन बेटा, जब भी हम डिफरेंट जो भी हम स्टडी करते हैं रिसर्च की, क्वालिटेटिव आइदर क्वांटिटेटिव, तो हम उसके लिए एक स्पेसिफिक सैम्पल साइज का फॉर्मूला होता है जो हमने कैलकुलेट करना होता है अकॉर्डिंग टू हमारा जो सैंपल होता है उसके साइज के अकॉर्डिंग हम वो फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में यही बात करने लगे हैं कि नीड फॉर सैंपल साइज कैलकुलेशन। सैंपल साइज कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? सैंपल साइज डिटर्मिनेशन सबसे पहले तो ये है, इज ऑफन एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन प्लानिंग एंड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो ये है कि हमने सैंपल साइज को डिटर्मिन करना है। उसके लिए हमने पहला स्टेप जो होता है वो प्लानिंग करनी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको पता है कि मैंने स्पेशलिटी करनी है, पोस्ट बेसिक करना है मैंने, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? आप सबसे पहले प्लानिंग करते हो। ठीक है, इसी तरह से सैंपल साइज डिटर्मिनेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है in planning an epidemiological study. An adequate sample size helps ensure that the study will yield a reliable information. और जो adequate sample size होता है वो इंश्योर करता है कि स्टडी जो है, यस सब ऐसा आप कितना तंग करते हैं जी। हाँ जी जी, इसलिए जो सैंपल साइज है वो ये इंश्योर करता है कि स्टडी जो है वो एक रिलायबल इंफॉर्मेशन देगी या नहीं। उसके बाद कंडक्टिंग स्टडी with an inadequate sample size is not only futile, it is also an unethical. और जब सैम्पल साइज ही सफिशिएंट नहीं होगा तो वो स्टडी जो है वो क्या होगी? बेकार होगी। ठीक है, और उसकी कोई एथिकल वैल्यू नहीं होगी। डिफरेंट स्टडी डिजाइन नीड डिफरेंट मेथड ऑफ सैम्पल साइज। इसी तरह से जो डिफरेंट स्टडी डिजाइन होते हैं उनमें हम डिफरेंट सैम्पल साइज कैलकुलेशन को यूज करते हैं एंड वन फार्मूला कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑल डिजाइन। और एक ही फार्मूला हम डिफरेंट स्टडीज के अंदर नहीं लगा सकते, एक ही फार्मूला हम डिफरेंट स्टडीज के अंदर यूज नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिटर्मिनिंग सैम्पल साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू। ठीक है, बिकॉज सैम्पल डेटा आर टू लार्ज में वेस्ट टाइम। अगर तो वो बहुत बड़ा सैम्पल साइज है तब भी हमारे पास किसी काम का नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, रिसोर्सेज है, मनी है। इसी तरह से अगर सैम्पल साइज जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो तब भी वो क्या करेगा? इनएक्यूरेट रिजल्ट्स हमें देगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सैम्पलिंग फ्रेम। इट इज़ ए कंप्लीट एन्यूमरेशन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन द स्टडी पॉपुलेशन विच में बी ए लिस्ट, डायरेक्टरी मैप, एरियल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हम क्या करते हैं, एक पूरा का पूरा हमारे पास फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, और उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और जिस पॉपुलेशन की हमने स्टडी करनी होती है, जो पॉपुलेशन हमारे अंडर कंसीडरेशन होती है, ठीक है, हम उसको देखते हैं, जो कि लिस्ट भी हो सकता है, डायरेक्टरी मैप भी हो सकते हैं और एरियल कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकते हैं। सैम्पलिंग यूनिट में वो कहता है इट मे बी एन इंडिविजुअल, अ हाउस होल्ड और स्कूल। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, हाउस होल्ड भी हो सकता है और स्कूल भी हो सकता है। अब अगर कोई भी सैंपल वो स्टडी पॉपुलेशन के लिए अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव से मुराद है कि वो जो हमने सैंपल साइज लिया है अगर तो वो उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है, उसको वो मेक श्योर नहीं कर रहा कि मैं इस ही पॉपुलेशन से लिया गया हूँ, तो तब भी हमारी जो स्टडी की एक्यूरेसी है वो क्या हो जाती है? लोअर्ड हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से स्मॉल सैंपल साइज लीड्स टू लो प्रिसीजन, और इसी तरह से जो स्मॉल सैंपल साइज होता है उसकी वजह से स्टडी की प्रिसीजन भी लो हो जाती है। अब ये देखें, ये कुछ सैम्पलिंग टेक्निक उसने बताई है, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। तो आपने जब मीन निकालना है एस्टिमेशन का तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। मतलब आपका कंसर्न जो है वो इससे नहीं है, आपने फार्मूलाज नहीं याद करने, आप सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि डिफरेंट जब सैम्पल साइज है और डिफरेंट टेक्निक्स हैं तो उसमें आप लोग जो है वो किस तरह से जो है वो सैम्पल साइज के लिए कौन कौन से फार्मूले हैं। ठीक है, you don't have need to learn all these formulas, ठीक है, but you have just to
सी दिस फॉर्मूलाज, ठीक है। बस आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आप एक दफ़ा देख लें। जैसे कि सैम्पलिंग टेक्निक्स की टाइप्स हैं, उसमें बेसिकली 2 तरह के मेजर सैंपल होते हैं। एक आता है आपके पास प्रोबेबिलिटी और एक आ जाता है आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये होती है कि जिसमें आपके पास जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं दे हैव ए इक्वल चांस ऑफ अकरिंग, ठीक है। उनके पास इक्वल चांस ऑफ अकरिंग होता है, देयर इज नो बायसनेस, ठीक है। और जो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल में ये होता है कि they don't have probability to or have not an equal chance of occurring। उसमें बायसनेस हो जाती है, हम अपनी पसंद का सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं, अपनी पसंद का बंदा सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरी होती है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसके अंदर हम डिफरेंट स्ट्रेटा बना देते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने शालामार नर्सिंग कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स लिए, एक को मैंने पोस्ट बेसिक कैटेगराइज कर दिया, एक को पोस्ट RN 1 एंड 2, एक को BSN 1 एंड 2 3 4, ठीक है। फिर मैंने पोस्ट बेसिक ICU CCU को लैदा कर दिया, ट्रॉमा इमरजेंसी को लैदा कर दिया, ठीक है। उसके बाद पीड्स को लैदा कर दिया। तो ये जो मैंने डिफरेंट एक ही पॉपुलेशन पूरी की पूरी क्या थी, आपकी SNC की पॉपुलेशन थी। SNC की पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंट मैंने कैटेगरीज बना दी हैं, डिफरेंट स्ट्रेटा बना दिया है, जैसे पोस्ट बेसिक ICU CCU, पोस्ट बेसिक ट्रामा इमरजेंसी, पोस्ट बेसिक पीड्स, पोस्ट RN 1, पोस्ट RN 2, तो दीज आर ऑल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। आगे प्रोपोर्शनल एलोकेशन, ठीक है, मोस्ट कॉमन है, मतलब प्रोपोर्शन वाइज हम जो है वो सबको इक्वली एलोकेट कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है इक्वल एलोकेशन। इक्वल एलोकेशन है तो तब ये फॉर्मूला है, मतलब मैं अगेन आई एम सेइंग again and again, you don't have need to read or learn all these formula, ठीक है। but it's just an ongoing presentation slide, you just see and pass it on forward। okay, next सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है ये, ठीक है। इसके लिए ये मतलब इतने बड़े बड़े जिनों वाले फॉर्मूले आपने घबराना नहीं है, यू डोंट हैव नीड टू दिस। प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज, अगर उस तरह से आपका कोई हो टॉपिक तो उसमें ये लगेगा। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें हम डिफरेंट क्लस्टर बना लेते हैं। मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। ओके, आगे आ जाता है नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन होती है कि आपकी जैसे SNC की सारी पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये आ जाता है आपके पास पॉपुलेशन पैरामीटर। एक होता है आपके पास सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट ये होता है, मिसाल के तौर पे मेरी टोटल पॉपुलेशन है SNC, ठीक है, SNC ऑल स्टूडेंट्स। SNC ऑल स्टूडेंट्स में से मेरे लिए जो फेवरेबल निकले हैं, जो मेरे क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, वो पोस्ट बेसिक ICU CCU की क्लास है, ठीक है। सो पोस्ट बेसिक ICU CCU इज माई सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है, वो मेरे सैम्पलिंग यूनिट है। टोटल पॉपुलेशन मेरी क्या है, SNC की टोटल स्टूडेंट है। ये किस तरह से हम कर सकते हैं, बाय पायलट सर्वे, यानी कि हम जर्नल स्टडी कर सकते हैं, बाय यूज ऑफ रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस सर्वे, या फिर प्रीवियसली जो सेम तरह की स्टडी हुई होती है उससे जो रिजल्ट्स निकले होते हैं हम उनसे भी डिडक्ट कर सकते हैं। एंड बाय इंटेलिजेंट गेस, और या फिर हम इंटेलिजेंटली उसको गेस कर सकते हैं। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब ए पॉपुलेशन ऑफ डेटा यूजिंग द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन ए सैंपल। मतलब आप क्या करते हो कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक पॉपुलेशन के अंदर जितना भी डेटा होता है उसको हम यूज़ करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं जो कि एक सैंपल के अंदर मौजूद होती है। मिसाल के तौर पे पॉपुलेशन पैरामीटर होता है और सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स होता है। पॉपुलेशन पैरामीटर और सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। एस्टिमेटिंग, प्रिडिक्टिंग, ठीक है, इन्फेरिंग एक ही चीज़ है, ठीक है। एस्टिमेट करना, प्रिडिक्ट करना, इन्फ्रेंस करना, इन्फ्रेंस कहते हैं नतीजा अखज़ करना, ठीक है। एग्जाम्पल उसने बताया है कि अगर तो वो पॉपुलेशन पैरामीटर होगा तो मतलब पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक्स एक ही चीज़ है। अब देखें, अगर ये येलो लाइन को आप नीचे, अ सैंपल इज अ पोर्शन और ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि देखें मेरे बेटा, मेरी बात सुने, वो जो सैंपल है वो उसी पॉपुलेशन का हिस्सा है। मैंने पोस्ट बेसिक ICU CCU को अगर उठाया है तो मैंने SNC की टोटल पॉपुलेशन के अंदर से उठाया है,
ठीक है। सो जो सैंपल आपका होता है, जो आपका सैंपल स्टैटिस्टिक्स होता है, बेसिकली अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट। मेरे पास पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट मेडिकल कॉलेज के बच्चे नहीं है, अलाइड कॉलेज के बच्चे नहीं है, मेरे पास तो एसएनसी के बच्चे हैं। ठीक है, अब उसमें से मैंने आगे फर्दर जो बच्चों को उठाया, जो मेरा सैंपल है, वो मेरे पास पोस्ट बेसिक आईसीयू सीसीयू है। ठीक है, सो एक्स बार स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, एंड इट ओब्लाइज टू म्यू, इसको हम बोलते हैं म्यू। म्यू किसके लिए होता है? म्यू इज डिनोटेड फॉर सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड एक्स बार इज डिनोटेड फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? I will make your attendance at the end of the lecture. Post basic. ओके, आगे आपके पास आ जाता है अल्फा एंड कॉन्फिडेंस लेवल। अब हम बार बार बात करते हैं कि हमने कॉन्फिडेंस लेवल 0.5% रखा, 95% रखा। अब ये अल्फा क्या होता है? अल्फा कहता है कि द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ ए टेस्ट। ठीक है, मतलब कि कितना उस टेस्ट का जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो हमने ये इसमें जज करना होता है। The probability of rejecting the null hypothesis when it is true or the probability of making a type 1 error. Type 1 error यही था ना, शायद आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था कि जब हम क्या करते हैं कि हमारे पास probability होती है, ठीक है, मतलब हमारे पास चांस होता है कि हम null hypothesis को क्या कर दें, उसको रिजेक्ट कर दें, जब एक्चुअली वो क्या हो, एक्चुअली वो ट्रू हो। मतलब एक चीज एक्चुअली ट्रू है और हमारे पास किस कदर प्रोबेबिलिटी है, किस कदर हमारे पास जो है वो चांस है कि हम एक स्टेटमेंट जो एक हमने हाइपोथेसिस दिया है, एक हाइपोथेसिस हमारे सामने रखा गया, हम उसको गलत साबित कर दें, तो ये क्या आ जाता है? ये टाइप 1 एरर आ जाता है, या आपके पास नल हाइपोथेसिस आ जाता है। ठीक है, ये टाइप 1 एरर है। आगे आ जाता है आपके पास confidence level, the probability that an estimation of the population parameter is within a certain specified limit of the true value। यानी कि ये कॉन्फिडेंस लेवल ये होता है कि कितना चांस है कि जो आपकी एस्टिमेशन पॉपुलेशन है, यानी कि जो आपने पॉपुलेशन एक एस्टिमेट की है, ठीक है, उसके जितने भी पैरामीटर हैं वो स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर है। ठीक है, स्पेसिफाइड लिमिट्स ऑफ द ट्रू वैल्यू, यानी कि जो वाकई ट्रू वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहती हूँ कि पोस्ट बेसिक की क्लास जो है वो बहुत ओबीडियंट और बहुत ज़्यादा पंचुअल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मतलब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा दे दूंगी। ठीक है, मैं इतना इसको कॉन्फिडेंस लेवल रखूंगी, ये मेरा क्या है, ये मेरा हाइपोथेसिस है ना कि बड़ी पंचुअल और बड़ी वो क्या है, ओबीडियंट है। तो इसमें किस हद तक प्रोबेबिलिटी है कि ये फैक्ट बेस है। ठीक है, ये इसकी जो लिमिट है इस स्टेटमेंट की वो ट्रू वैल्यूज के अंदर फॉल करती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं ऑफन 1 माइनस अल्फा से। ठीक है, समझ आ रही है सबको? कॉन्फिडेंस लेवल 90% भी हो सकता है, 95% भी हो सकता है, 99% भी हो सकता है, 99.9% भी हो सकता है। आगे आ जाता है बीटा, the probability of failing to reject the null hypothesis when it is false or the probability of making a type 2 error। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये थी कि हमारे पास इतनी प्रोबेबिलिटी हो कि हम नल हाइपोथेसिस को जो है वो रिजेक्ट कर दें। ठीक है, यस बिल्कुल, 1 माइनस अल्फा जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड होगा। वेरी गुड हबीबा। अच्छा, मतलब टाइप 1 एरर क्या था कि हम जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट कर दें जब एक्चुअली वो क्या है, एक्चुअली वो ट्रू है। ठीक है, एक्चुअली मतलब कहने का मतलब ये है, इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देती होती हूँ कि मैंने 2 ड्रग्स बनाई ब्लड प्रेशर के लिए, ड्रग ए एंड ड्रग बी, सॉरी 1 ड्रग बनाई, और मैं ये कह रही हूँ कि जो मैंने अपनी ड्रग बनाई है ड्रग बी, ठीक है, वो क्या है, वो ज्यादा अच्छी है ड्रग ए से। लेकिन हकीकत ये है कि ड्रग ए जो है, ड्रग ए कंपैरेटिवली ड्रग बी से ज्यादा अच्छी है। ठीक है, मतलब जो पहली ड्रग है, यानी कि जो कह लें कि आपका स्टैंडर्ड ड्रग है, ठीक है, जो चलती आ रही है, वो ज्यादा अच्छी है। मैं कहती हूँ कि जो मैंने बनाई है वो पहली वाली से ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि नहीं, मैं इस चीज को बताने में कामयाब हो जाऊं, मैं इसको रिजेक्ट करने में अपने हाइपोथेसिस को
रिजेक्ट करने में कामयाब हो जाऊं कि नहीं पहले वाली ड्रग जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है जो कि मैंने बनाई है, हालांकि एक्चुअली वो ड्रग ज़्यादा अच्छी है मेरी वाली ड्रग से, ठीक है, तो वो क्या है, वो टाइप 1 एरर है। और अगर मैं मेरे पास इतनी प्रोबेबिलिटी हो कि मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं रिजेक्ट कर सकूं नल हाइपोथेसिस को व्हेन एक्चुअली इट इज फॉल्स, जब वो वाकई फॉल्स है, ठीक है, तो वो टाइप 2 एरर के अंदर आ जाता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स और द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए टाइप 2 एरर, इसको टाइप 2 एरर कहते हैं। और पहले में क्या था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, ठीक है, व्हेन एक्चुअली इट इज ट्रू, ठीक है, ये देखें एक्चुअली वो ट्रू है, ठीक है। आगे देखें पावर क्या होती है, फिर से मतलब आप हर जगह प्रोबेबिलिटी ला रहे हैं क्योंकि आपके पास चांस है, ये एवरी टाइम टाइप 1 में भी चांस है, टाइप 2 में भी चांस है। पावर ये होती है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स कॉमनली डिनोटेड बाय 1 माइनस बीटा, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं हम पावर ऑफ स्टडी, कि वाकई जब हमारे पास इतनी प्रोबेबिलिटी आ जाती है ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन एक्चुअली इट इज फॉल्स, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो कॉमनली डिनोटेड बाय उसको 1 माइनस बीटा, उसको पावर ऑफ द टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। नहीं बेटा हबीबा, आफ्टर हैविंग ट्रूथ इवन नो, वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस आफ्टर हैविंग ट्रूथ इवन, नहीं, ये आप टाइप 1 एरर की बात कर रही हैं। टाइप 2 में उसको हम टाइप 2 पे हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती, हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि हम उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकें जब वो वाकई ही फॉल्स है, ठीक है। पावर में ये होता है कि हमारे पास इतनी प्रोबेबिलिटी है कि हम नल हाइपोथेसिस को वाकई रिजेक्ट कर सकें जब वो वाकई फॉल्स है, तो ये आ जाती है आपके पास, यानी कि आप सही को सही कह सकें, ठीक है, गलत को गलत कह सकें। दिस इज कॉल्ड पावर, दैट इज डिनोटेड बाय 1 माइनस बीटा, ठीक है। प्रिसिजन क्या होती है, मतलब मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ हबीबा जो है वो बड़ा प्रिसाइसली काम करती हैं, मतलब बड़ा एक्यूरेटली काम करती हैं। सो अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज एन एस्टिमेट इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, इट मे बी एक्सप्रेस्ड एन एब्सोल्यूट टर्म्स और रिलेटिव टू द एस्टिमेट, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहती हूँ, बेसिकली प्रिसिजन जो होती है वो मेजर होती है कि हाउ एन एस्टिमेशन जो है, हाउ क्लोज, मतलब कितना क्लोज है जो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है आपकी पैरामीटर पॉपुलेशन पैरामीटर के साथ, मतलब जो आप एस्टिमेट कर रहे हो, एस्टिमेटेड वैल्यू जो है आपकी, वो जो एक्चुअल वैल्यू है उसके कितने कितने नजदीक है, पॉपुलेशन पैरामीटर से कितनी मिलती जुलती है। पॉपुलेशन पैरामीटर तो ओवरऑल पैरामीटर है ना, और जो आपकी ये है एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो क्या है, वो आपकी एक एस्टिमेटेड है, ठीक है। सो इसको हम एब्सोल्यूट टर्म में भी दे सकते हैं और रिलेटिव टर्म के अंदर भी देख सकते हैं रिगार्डिंग एस्टिमेट, मतलब पॉपुलेशन पैरामीटर को हम रिलेटिवली भी देख रहे होते हैं, रिलेटिवली से मुराद क्या है, एक कम हो रही है एक ज्यादा हो रही है, ठीक है, टू द एस्टिमेट वैल्यू, या फिर हम इसको कह लें कि इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट भी देख सकते हैं, यानी कि यस, या यू कैन से, मतलब अब उसने उसकी किस्म बता दिया ना, किस्म से मुराद ये है कि आप उसको पैरेलल भी चला के देख सकते हो, ठीक है, जिसको उसने कहा है रिलेटिव, और आप उसको एज अ एब्सोल्यूट भी देख सकते हो, ठीक है। आगे आ जाता है डिग्री ऑफ प्रिसिजन, आगे अब कितनी किस हद तक जो है उसका मार्जिन है, ठीक है। डिग्री ऑफ प्रिसिजन इज द मार्जिन ऑफ permissible एरर बिटवीन द एस्टिमेटेड वैल्यू एंड द पॉपुलेशन वैल्यू। एक्सक्यूज मी प्लीज। ओके, डिग्री ऑफ प्रिसिजन उसने कहा है मार्जिन ऑफ द permissible एरर, मतलब अब कितना मार्जिन हमने रखा है एस्टिमेटेड वैल्यू और पॉपुलेशन वैल्यू के दरमियान में, चांसेस ऑफ एरर किस हद तक आ सकते हैं, इसको डिग्री ऑफ प्रिसिजन कहते हैं,
अगर आप इस ग्राफ की तरफ थोड़ा सा अगर जाएं तो ये दो उसने बेल शेप ग्राफ जो है वो ड्रॉ किए हैं, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को उसने H0 से जाहिर किया है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को उसने H1 से डिनोट किया है, ठीक है। यहाँ कहीं दरमियान में आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये टाइप 2 एरर है। एंड व्हाट इज टाइप 2 एरर? दिस इज कॉल्ड बीटा, ठीक है। व्हेन वी आर फेलिंग to reject the null hypothesis when it is actually false. This is called type 2 error. And what is type 1 error? When the probability of rejecting the null hypothesis when it is actually true, this is called type 1 error. ठीक है, तो ये जो आपका रेड वाला एरिया है वो सारा का सारा टाइप 1 एरर में आ रहा है, और ये जो आपका ब्लू वाला एरिया है ये सारा का सारा टाइप 2 एरर के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव है, ठीक है, ये आपका नल है, ये मीन है इन दोनों के दरमियान में, ठीक है, एवरेज है, ये एवरेज निकाली हुई है उसने। बेसिस फॉर डिटर्मिनिंग द साइज ऑफ द सैंपल, मतलब बेसिस क्या है कि मिसाल के तौर पे सिद्रा या हबीबा मिलके एक स्टडी करना चाह रही हैं, तो किन बेसिस के ऊपर वो सैंपल साइज की कैलकुलेशन करेंगी? नंबर 1, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रिसिजन लेवल। सबसे पहले तो ये कि प्रिसिजन लेवल कितना है, और प्रिसिजन लेवल क्या होता है कि हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू हमारी पैरामीट्रिक वैल्यू के दरमियान में जो है वो क्या है, उनकी जो है वो आपस में कितनी क्लोजनेस है आपकी पैरामीट्रिक वैल्यू और आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू की, ठीक है। पॉपुलेशन पैरामीटर की या एस्टिमेटेड वैल्यू की, यही है ना आपके पास। तो सबसे पहले हमने प्रिसिजन लेवल चेक करना होता है, उसके बाद आ जाता है आपके पास स्पेसिफिकेशन ऑफ द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। उसके बाद आप लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस करते हो, 99% है, 99.9% है, 95% है, कितना है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है पावर, द लाइकलीहुड ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। यही बात हमने की थी, गलत को गलत और सही को सही कहना, ठीक है। व्हेन एक्चुअली फॉल, तो यार उसको फॉल कहो, दिस इज द पावर ऑफ योर स्टडी, 1 माइनस बीटा। गेटिंग माई पॉइंट क्लास? So this is called power of study. आगे आ जाता है मार्जिन ऑफ एरर्स या सैम्पलिंग एरर्स। मतलब एरर कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं जब हम सैंपल साइज कैलकुलेट कर रहे होते हैं। कहता है द मार्जिन ऑफ एरर इज ए स्टैटिस्टिक्स एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ द रैंडम सैम्पलिंग एरर इन ए सर्वे रिजल्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई भी स्टैटिस्टिकली हमारे पास जो है वो कोई एरर आ जाए तो उसको मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं। लार्जर द मार्जिन ऑफ एरर द लेस कॉन्फिडेंस। जितना ज्यादा मार्जिन ऑफ एरर ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है, ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि एरर ज्यादा होता जा रहा है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जितनी गलती ज्यादा होगी उतना आप कॉन्फिडेंट भी कम होगे। द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक्स and the related population parameter is called sampling error. अब टोटल एसएनसी स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन में से अगर मैं निकाल दूं पोस्ट बेसिक की पॉपुलेशन आईसीयू सीसीयू की, इनका अगर मैं डिफरेंस निकाल लूं, ठीक है, तो इन दोनों के डिफरेंस को मैं कहूंगी कि ये मार्जिन ऑफ एरर है या सैम्पलिंग एरर है। गेटिंग माय पॉइंट? टोटल पॉपुलेशन पैरामीटर्स में से जब हम माइनस कर देते हैं सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स को, सैंपल स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है, एसएनसी की पॉपुलेशन माइनस पोस्ट बेसिक आईसीयू सीसीयू पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर और मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है। जितना एरर ज्यादा होता जाएगा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जाएगा, जितना एरर ज्यादा होता जाएगा उतना सैंपल साइज कम होता जाएगा। ये तो आप सबको पता है ना कि आप उतने कॉन्फिडेंटली कम होते चले जाते हो। ओके, ये these all are basically calculated formulas और you can say पिक्चर मैंने एक डाली थी बट दिस इज नॉट ऑफ योर इंटरेस्ट, ठीक है, इसको बस ऐसे ही आप गुजार दें। आगे आ जाए सैंपल साइज पे। द चूजिंग ऑफ सैंपल साइज डिपेंड्स ऑन द नॉन स्टैटिस्टिकल एंड स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन, यानी दोनों तरह के पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है और नॉन स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अब नॉन स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन क्या है? मिसाल के तौर पे हबीबा जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना चाहती हैं लैब के अंदर, ठीक है, एक रैट्स की
रैट्स के डीएनए या डॉग्स के डीएनए पे काम करना चाह रही हैं, ठीक है। अब अगर मैन पावर ही नहीं है इस बच्ची के पास, ठीक है, इसके पास सैम्पलिंग फ्रेम ही नहीं है, ठीक है, इसके पास कोई ऐसा पीछे पहले स्टैंडर्ड ही नहीं पड़ा हुआ कि जिस स्टैंडर्ड को ये देख के फॉलो कर सके, तो ये कैसे काम करेगी? नहीं कर सकती ना। या इसके पास इतने पैसे ही नहीं है, इतना पैसा होगा तो मैन पावर यूज करेगी ना, या उसको कहीं से बाहर से फॉरेन से मंगवाएगी, ठीक है। सो दिस इज अंडर द नॉन स्टैटिस्टिकल पैरामीटर। स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन के अंदर प्रिसिजन ऑफ द एस्टिमेट ऑफ प्रेवलेंस एंड द एक्सपेक्टेड प्रेवलेंस ऑफ द डिजीज, ठीक है। यानी कि आप लोग प्रिसिजन चेक करते हो ऑफ द एस्टिमेट ऑफ द प्रेवलेंस, ठीक है, यानी कि जो प्रेवलेंस नए और जो ओल्ड केसेस हैं उनकी एस्टिमेशन, ठीक है, और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो किसी भी डिजीज की प्रेवलेंस, उसको आप चेक करते हो उसकी प्रिसिजन को, ठीक है। ये अब इसने सिंपल सैंपल साइज दिखाया है रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन उसने निकालना है। मीन कहते हैं आप लोग एवरेज को, एक होता है सैंपल मीन और एक होता है पॉपुलेशन मीन। सपोज वी वांट एन इंटरवल दैट एक्सटेंड्स डी यूनिट ऑन आइदर साइड ऑफ द एस्टिमेटर। डी कहते हैं रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर इज द डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर माइनस पॉपुलेशन पैरामीटर में से जब हम किसको माइनस करते हैं? आपके सैंपल स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग एरर। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर आ गया। इफ सैम्पलिंग इज फ्रॉम ए पॉपुलेशन सफिशिएंटली लार्जर साइज, अगर लार्जर साइज का है तो फिर आपके पास जो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला जो है वो ये ऊपर वाला होगा, ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद जो एन वैल्यू है वो साइड पे आ जाएगी अंडर स्क्वायर रूट से, और ये इस तरह से ऊपर आ जाएगी। विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल डी, लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस जी, पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। सैंपल साइज फॉर पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन के लिए अब हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये आपने सिर्फ और सिर्फ इसको एक दफा पढ़ लें एग्जाम्पल को, ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ये आपने स्टैट में भी क्वेश्चन किए होंगे, स्टैट्स के क्वेश्चन जो आपको सर इरफान पढ़ाते हैं, स्टैट्स की क्लास वो लेते हैं होपफुली, उन्होंने आपको मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस ये निकालना सिखाया होगा, वेरिएंस के डिफरेंट फार्मूलाज, स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूलाज। क्यों हबीबा? ये आप लोगों ने एक्टिविटी तो उस पार्ट में करते हो ना, स्टैट्स के पार्ट में। खैर, अ फार्म हैज 1000 यंग पिग्स with an initial weight of about 50 kg, ठीक है। They put them on a few diet for 3 weeks, ठीक है, उसने उसको 3 वीक के लिए खास किस्म की डाइट दी, ठीक है, and want to know how many pigs to sample so that they can estimate the average weight gain। अब वो उसमें average weight gain देखना चाह रहा है। We want the results to be within 2 kgs with 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल, ठीक है। तो ये आपने इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सबसे पहले रेंज का निकाला, रेंज, ठीक है, उसने निकाली कि 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। उसके बाद ये उसने एन का फॉर्मूला लगा दिया और उसके अंदर वैल्यूज पुट करके उसने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिहाज से उसने जो है वो ये वैल्यू निकाली। हाँ जी, ये आपको वो कैलकुलेट करना बताएंगे बायोस्टैट वाले। आगे आ जाता है सैंपल साइज रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेटिंग प्रोपोर्शन। अब एस्टिमेटिंग प्रोपोर्शन में जब निकालते हैं तो सेम एज फॉर पॉपुलेशन मीन, जैसे पॉपुलेशन मीन का था इसी तरह से आपका प्रोपोर्शन का भी है। अज्यूमिंग रैंडम सैम्पलिंग एंड अप्रॉक्सीमेट नॉर्मेलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पी brings us to the formula for n if sampling is with replacement from a population sufficiently large to warrant ignoring the finite population correction। ये उसका फॉर्मूला है z स्क्वायर पी क्यू ओवर डी स्क्वायर। बस ये आपने सिर्फ इसको नजर से गुजारना और आपका इसका कोई काम नहीं है। What sample size for proportion? A researcher wants to estimate the true FMD immunization coverage in the village of the cattle population। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक रिसर्चर जो है वो इम्यूनाइजेशन कवरेज को देखना चाह रहा है किसी भी विलेज पॉपुलेशन के अंदर। एज पर लिटरेचर रिव्यू द इम्यूनाइजेशन कवरेज शुड बी समवेयर अराउंड 80%, यानी कि उसकी प्रिसिजन जो है वो 80% है, एब्सोल्यूट है। वी वुड लाइक द रिजल्ट्स टू बी विद इन द 4% ऑफ द ट्रू वैल्यू, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि हम 4% तक ट्रू वैल्यूज को देखते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल कन्वेंशनल 95% है। 1 माइनस अल्फा जो है, अल्फा की वैल्यू 0.05% है, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा 1.96,
वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉरिस्पॉन्डिंग टू द सिग्निफिकेंस लेवल वो 0.05 है। डी स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट प्रिसीजन जो कि 0.04 है। P एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो कि 0.80 है। एंड ये देखें अगर आप नीचे बॉक्स में तो ये n इज इक्वल टू जी स्क्र p इंटू 1 माइनस पी ओवर डी स्क्र। ये सारी वैल्यूज नीचे पुट की हैं और आंसर आया है 364। तो ये आपको स्टैट्स वाले जो है इस तरह से फॉर्मूला निकालना सिखाएंगे, आपने सिर्फ इसकी डिस्क्रिप्शन याद करनी है। आगे आ जाती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। एज वी नो कि जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, जनरल डिस्क्रिप्शन करते हैं। These studies can only identify patterns or trends in disease occurrence over time or in different geographical location. सिंपल हमने क्या करना होता है इसमें कि हम डिफरेंट नई वैल्यूज नहीं, सिर्फ मैंने आपसे कहा है कि जब जो आपको स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पढ़ाएंगे आपने सिर्फ वो याद करना है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए प्रोपोर्शन के लिए जो है वो प्रोपोर्शन अगर निकालनी हो तो उसका क्या डिफरेंस है, और अगर सैम्पलिंग फ्रेमवर्क निकालना हो तो उसका क्या डिफरेंस है। ठीक है, सिर्फ आपको ये आना चाहिए। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में आपके पास आ जाती हैं कि जब आप डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर आप देखते हैं उधर जैसे कि ओवर द टाइम जैसे ट्रेंड चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है, तो इनके चेंज होने से वहाँ पे जो चेंजेस आती हैं हम उसको सिर्फ दूर खड़े जो है वो रह के उसको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। ये बेसिकली ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होती हैं जो आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होती हैं। सो टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड सैंपल साइज इन ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी वी नीड टू नो द लेवल ऑफ द प्रिसीजन। हमें क्या जरूरत होती है, हमें लेवल ऑफ प्रिसीजन की जरूरत होती है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और रिस्क एंड डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी और डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी की जरूरत होती है। आगे आ जाती है फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। फाइनाइट पॉपुलेशन यानी कि जिसमें हमें पता ही कोई नहीं कि कितना सैंपल साइज है, बेश बहा मतलब इनफाइनाइट है वो। ठीक है, इनफाइनाइट से मुराद क्या है कि मतलब देयर इज नो एंडलेस पॉइंट। फाइनाइट में आपके पास क्या आ जाता है कि आपके पास किस हद तक उसने पॉसिबिलिटी फुल स्टॉप लगाना है। When population size are less than 10 times the estimated sample size, it is possible to use a finite population correction factor. अगर तो पॉपुलेशन का साइज लेस देन 10 टाइम्स है, अब देखें ना उसने फाइनिटी लगा दी है, अगर तो 10 टाइम से नीचे नीचे है तो फिर कहता है पॉसिबल है कि आप फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर लगाते हैं। अगर फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर मेजर्स हाउ मच एक्स्ट्रा प्रिसीजन वी अचीव व्हेन द सैंपल साइज बिकम क्लोज टू द पॉपुलेशन साइज। इसका फायदा ये होता है हमें कि हम लोग क्या करते हैं, ये करेक्शन फैक्टर इसलिए लगाते हैं कि ये देखने के लिए कि हमारे पास और कितनी एक्स्ट्रा प्रिसीजन मौजूद है अगर हम ये अचीव करना चाहते हैं कि हमारा सैंपल साइज जो है वो पॉपुलेशन साइज के करीब करीब आ जाए। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना कि पॉपुलेशन साइज जो है वो सैंपल साइज के करीब करीब आ जाए, लेकिन अगर कोई ऐसी आइडियल सिचुएशन पैदा हो जाए कि सैंपल साइज जो है वो काफ़ी करीब आ जाए, ठीक है, या मीटेबल टू पॉपुलेशन साइज हो जाए आपका सैंपल साइज, अगर कोई इस तरह की प्रोबेबिलिटी आ जाती है या इस किस्म की कोई चांस मिल जाता है, ठीक है, तो उस सूरत में हम लोग फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर लगाते हैं। और फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर लगता ही तब है जब आपके पास सैंपल साइज लेस देन 10 टाइम्स होता है आपकी एस्टिमेटेड सैंपल साइज से। ठीक है, एस्टिमेटेड सैंपल साइज क्या होता है, जो जिसके साथ आपने कंपेयर करना होता है, और पॉपुलेशन साइज या सैंपल साइज क्या होता है जो कि आपका मेजरेबल होता है, जिसको आपने कंपेयर करवाना होता है। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। n इज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, बड़ा n जो है वो साइज ऑफ द पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन बड़ी होती है, ज्यादा होती है, इसलिए कैपिटल N को हमने पॉपुलेशन का साइज का है, छोटे n को हमने सैंपल का साइज का है, सैंपल छोटा होता है। FPC क्या है आपके पास, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। इफ FPC is close to 1 then there is almost no effect। ठीक है, अगर देखें ना लेस देन 10 टाइम्स है तो फिर ही हम देखेंगे ना, तो अगर वो है ही 1 के करीब तो क्या इफेक्ट आएगा, नो इफेक्ट। व्हेन FPC is much smaller than 1 then sampling a large fraction of the population is indeed having an effect on precision। ठीक है, ये उसका सारा इंडिपेंडेंट केस कंट्रोल स्टडीज, ये सारा का सारा फॉर्मूला है फॉर इंडिपेंडेंट केस कंट्रोल स्टडीज जब आप अपना एनालिसिस करते हैं। इसमें ए अल्फा है, बी जो है बीटा जो है वो 1 माइनस पावर है। ठीक है, ये ऑड्स रेशो का साइन है, ये m माइनस नंबर ऑफ कंट्रोल सब्जेक्ट्स पर केस। ठीक है,
P1 probability of exposure in control, P naught can be estimated as the population prevalence है. मतलब ये सारे उसने जो है वो आपको ये निमोनिक्स बताए कि इस फॉर्मूले के अंदर जो डिफरेंट P1 क्या है, N1 क्या है, Z1 क्या है, ये उसने बताया हुआ ZP क्या है. ठीक है, तो बस आपने इसको सिर्फ एक नज़र देखना है. You don't have need to read or learn at your level at least. ठीक है, ये सैंपल साइज फॉर मैच्ड केस कंट्रोल स्टडीज. ये मैच केस कंट्रोल स्टडीज के लिए इतना खौफनाक सा फॉर्मूला. ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए स्लाइड डाली है ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि किस तरह से ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे. सैंपल साइज फॉर इंडिपेंडेंट कोहॉर्ट स्टडीज. कोहॉर्ट स्टडीज के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं. पेयर्ड कोहॉर्ट स्टडीज है, 2 है मतलब मिसाल के तौर पे, फिर ये लगाएंगे. सैंपल साइज कैलकुलेशन फॉर क्रॉस सेक्शनल स्टडी. क्रॉस सेक्शन स्टडी अगर हम कर रहे हैं और वो भी क्वालिटेटिव वेरिएबल है, तो सैंपल साइज का फॉर्मूला Z 1 माइनस अल्फा P इंटू 1 माइनस P डिवाइडेड बाई D2. ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैल्यूज आप सेट कर लेंगे. क्रॉस सेक्शन स्टडी या सर्वे के अंदर इस तरह से है, सैंपल साइज आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे. केस कंट्रोल स्टडी में क्वालिटेटिव वेरिएबल है तो इस तरह से करेंगे. सैंपल साइज कैलकुलेशन फॉर टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस. क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल इंटरवेंशनल स्टडीज. ठीक है, और ये आपका कैलकुलेशन है सैंपल साइज का हाइपोथेसिस को, क्लिनिकल ट्रायल्स को या क्लिनिकल इंटरवेंशंस को. तो उसके लिए आपके पास सैंपल साइज इस तरह से कैलकुलेट करेंगे. आगे आ जाता है रिसोर्स इक्वेशन मेथड. इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द होल एक्सपेरिमेंट एंड द नंबर ऑफ द ट्रीटमेंट ग्रुप. यानी कि रिसोर्स इक्वेशन मेथड ये है कि टोटल होल एक्सपेरिमेंट का साइज क्या है आपका और नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप कितने हैं. ठीक है, होल साइज एक्सपेरिमेंट ये कि उसमें आपके पास ट्रीटमेंट ग्रुप भी आ जाता है और आपका जो इंटरवेंशनल ग्रुप है वो भी आ जाता है. ठीक है, मतलब इनके टोटल आ जाता है उसके अंदर. अब उसके अंदर इंटरवेंशनल ग्रुप 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ट्रीटमेंट ग्रुप 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. सो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द होल एक्सपेरिमेंट एंड द नंबर ऑफ द ट्रीटमेंट ग्रुप, नॉट द इंडिविजुअल ग्रुप साइज. ठीक है, इफ वैल्यू ऑफ E, यानी E क्या है, इक्वेशन, सोर्स ऑफ इक्वेशन, less than 10 then more animals should be included, and if it is more than 20 then sample size should be decreased. अगर वैल्यू वही बात आ जाती है लेस देन 10 रहती है तो क्या करेगी, वैल्यू बढ़ेगी, और अगर मोर देन 20 हो जाती है तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. द रिसोर्स इक्वेशन मेथड इज यूजफुल व्हेन देयर इज नो प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन. ये उस वक्त हेल्पफुल होता है जब आपके पास जो है वही कोई प्रीवियस एस्टिमेट मौजूद नहीं होता स्टैंडर्ड डेविएशन का. ठीक है, रिसोर्स ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स माइनस नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन. ठीक है, अगर लेस देन 10 है तो वो क्या है, वो आपका वैल्यूएबल है, और अगर मोर देन 20 है तो सैंपल साइज आपका डिक्रीज हो जाएगा. अब ये उसने एक एग्जांपल दी है. फॉर एग्जांपल, इफ द फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इज प्लान्ड विद बोथ जेंडर्स एंड 3 डोजेस लेवल देन देयर विल बी 6 ट्रीटमेंट ग्रुप. ठीक है, मिसाल के तौर पर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट उसने प्लान किया है बोथ सेक्सेस एंड 3 डोजेस लेवल, मेल फीमेल दोनों के साथ, और 3 उसने लेवल ले लिए डोज के, यानी कि 3 ट्रीटमेंट ग्रुप है उसके पास. देन देयर विल बी 6 ट्रीटमेंट ग्रुप. ठीक है, 6 हो जाएंगे वो, 2 या 6, 2 को आपने 3 से ज़रब दी तो 6 हो गए. If it is proposed that there should be 8 animals in each treatment as group in common, तो there will be 48 animals हो जाएंगे. आप मल्टीप्लाई करें उसको. ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई बाय 8. ठीक है, तो in total E is equal to 48 minus 6 equal to 42. Experiment is unnecessarily large. हमने तो ये कहा है कि लेस देन 10 होना चाहिए, ग्रेटर देन 20 होगा तो वैल्यू कम होती जाएगी. रीडिजाइनिंग इट विद 4 एनिमल्स पर ग्रुप. अब हम 4 ले लेते हैं, इसको रीडिजाइन कर लेते हैं. तो ये आपके पास क्या आएगा, 24 माइनस 6, 4 छिका 24, उसमें से दोबारा हमने 6 निकाला 18, फिर लिमिट आपने 10 माइनस 20 की. तो अ पावर एनालिसिस शुड बी यूज्ड इन प्रेफरेंस टू द रिसोर्स इक्वेशन मेथड वेयर पॉसिबल. मतलब पावर एनालिसिस हम इसलिए करते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास जो नटशेल आ रहा है वो 15 से नीचे आ रहा है या अबव 20 आ रहा है, उसकी प्रिसीजन को चेक करने के लिए. So unfortunately power analysis is not easy to use when there are more than 2 group. ठीक है, जब एक से ज्यादा ग्रुप मौजूद हो तो पावर एनालिसिस हमारे पास मुमकिन नहीं होता.
because it is more difficult but not impossible to specify the effect of size of interest. आगे आ जाता है what factors affect the power of test. To increase the power of your test, you may do any of the following. जैसे कि number 1, increase the effect size, the difference between the null and the alternative values to be detected. ठीक है, मतलब आप अपनी जो आपका पावर है किसी भी आप अपनी स्टडी की उसको कैसे बढ़ा सकते हो, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं. तो नंबर 1 उसने ये बताया है इफेक्ट साइज है, मतलब जब डिफरेंस आप ज्यादा कर देते हो अपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, सैंपल साइज बढ़ा देते हो, ठीक है, डिक्रीज कर देते हो वेरिएबिलिटी इन द सैंपल, इंक्रीज द सिग्निफिकेंस लेवल को ज्यादा कर देते हो. ठीक है, ये वेबसाइट्स हैं डिफरेंट सैंपल साइज कैलकुलेशन टूल्स की, जिसमें सास है, एसपीएसएस है, बीएमडीपी है, स्टैट एग्जैक्ट है, स्टैटा है, पैस है और एनक्वायरी है. ठीक है, ये एनसीएसएस पैस की एक विंडो खोल के मैंने यहाँ पे स्लाइड डाली थी जो कि बहुत छोटी है, आपको नजर नहीं आ रही है. एनोवा के लिए मैंने डाली थी, एनोवा का सैंपल साइज कैलकुलेशन. ठीक है, एंड दैट्स ऑल अबाउट. मतलब ये आपके काम की नहीं है, मतलब ये कह लें कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की है, लेकिन मैंने ये डाल दी थी कि आप लोगों का मतलब जब विंडो खोलती है इनोवा आप करते हो या आप ये दूसरे करते हो टेस्ट, तो किस तरह से विंडो खुलती है आपके पास, ये किस तरह से एक्सप्रेशन आते हैं, नज़र तो इंसान देखे ना. आप इसको अपने कंप्यूटर पे खोल के देख सकते हैं, आपके इस लेक्चर के अंदर ये मौजूद है, इन स्टेजेस को क्लिक करके देख सकते हैं. ये आप अपने जो है वो इधर बार पे डाल के इसको चेक कर सकते हैं, डिफरेंट साइज कैलकुलेशन साइज. थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको हम फिर से जब रिवीजन में आएगा तो इसे रिपीट कर लेंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस सेशन यू कैन आस्क. अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करूंगी और अब जो मुझे लोग प्रेजेंट लिख के भेजेंगे इनबॉक्स में, मैं उनकी अटेंडेंस लगाऊंगी. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट एंड दैट्स इट. कौन सी ये फैक्टर, स्लाइड का नाम बताइए, कह रही हैं आप? स्लाइड का मुझे नाम बताएंगे तो मुझे पता चलेगा. हबीबा, हाय.
फॉर्मूले बेटे, फॉर्मूले याद तो नहीं करने थे ना, मैंने आपको पहले भी बताया है। ये कह रही हो आप सैंपल साइज कैलकुलेशन टूल्स के बारे में कह रही हो? या ये वाली कह रही हो? ये वाली कह रही हो? देखो इसमें बेटा उसने कहा है रिसोर्स इक्वेशन मेथड, उसने एग्जांपल बताई है। हमें पता है कि रिसोर्स इक्वेशन मेथड हमारे पास क्या होता है, जब हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स और जो आपका पॉपुलेशन पैरामीटर होता है, रिसोर्स इक्वेशन यही है ना कि जब हमारे पास किसी भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर एक से ज्यादा जो है वो ट्रीटमेंट ग्रुप होते हैं, तो उस ग्रुप जो हमारा टोटल एक्सपेरिमेंट होता है उन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ना कि सिर्फ एक सिंगल ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये आपके पास क्या है, रिसोर्स इक्वेशन मेथड है। तो अगर तो वो कहता है कि ई की वैल्यू लेस देन 10 होती है, देन मोर एनिमल शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है। एंड इफ इट इज मोर देन 20 देन सैंपल साइज शुड बी डिक्रीज, तो तब सैंपल साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये उसने टोटल फॉर्मूला आपको बताया हुआ है रिसोर्स इक्वेशन मेथड का। तो रिसोर्स इक्वेशन मेथड आपके पास होता है टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स माइनस नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स को आपने जितनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट आपने कॉम्बिनेशन दे रहे हो, मतलब एक ड्रग दे रहे हो, 2 ड्रग दे रहे हो, 3 ड्रग दे रहे हो, 4 ड्रग दे रहे हो, ठीक है, उन उसमें से आपने उसको माइनस करना होता है, तो तब आपके पास रिसोर्स इक्वेशन मेथड निकल आती है, ठीक है। तो अगर आपके पास ई की वैल्यू 10 से कम आती है, ठीक है, लेस देन 10 है, तब आप मोर एनिमल उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। अगर वो मोर देन 20 है, देन सैंपल साइज आपका कम हो जाएगा, मतलब 10 तक आपको उसने स्टैंडर्ड कहा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसने बात की, इफ इट इज प्रपोज दैट देयर शुड बी 8 एनिमल्स। सबसे पहले ये है कि इफ ए फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इज प्लान्ड विद बोथ सेक्सेस एंड 3 डोजेस लेवल, मेल फीमेल दोनों के अंदर किया, 3 डोजेस लेवल उसने ले लिए, डोज 1 डोज 3 डोज 2 डोज 3, देन देयर विल बी 6 ट्रीटमेंट ग्रुप। तो 6 ग्रुप बना दिए उसने, हर एक को एक एक अगर एलोकेट कर दी तो आपके पास टोटल, इफ इट इज प्रपोज दैट देयर शुड बी 8 एनिमल्स इन ईच ट्रीटमेंट ग्रुप एज इन कॉमन, देयर विल बी 48। अब आप क्या करोगे, 48 में से 6 माइनस कर दोगे, वो जो 6 ग्रुप बने हुए थे, 42 आ गया। अब क्या है, क्या सैंपल साइज ये जस्टिफाइबल है, जो ऊपर बात हुई है, नहीं है ना जस्टिफाइबल। उसने कहा है कि लेस देन अगर 10 एनिमल है तो फिर आपकी ई की वैल्यू जस्टिफाइबल है, अगर मोर देन 20 है फिर नहीं। डिजाइनिंग इट विद 4 एनिमल पर ग्रुप, रीडिजाइन आप करते हो, अगर ई को आप 4 में ले जाते हो, 4 छिका 24, 24 में से 6 फिर 18, विच इज विद इन द सजेस्टेड लिमिट ऑफ द 10 माइनस 20। तो इस लिमिट के दरमियान में आता है ना, 10 और 20 के दरमियान में 18, सो ये जस्टिफाइएबल है, अदरवाइज नहीं है। मतलब आपने हमेशा अगर ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर तो वो लेस देन 10 है, देन मोर एनिमल शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है, और अगर 20 से कम है तो फिर नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।